प्रेजेंट समय पर 77% हाइड्रोजन का प्रोडक्शन पेट्रोकेमिकल से होता है और 18% कोल से होता है, और भी सोर्सेज हैं जो 18% से कम होते हैं। ठीक है, तो 77% इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोकेमिकल। और कुछ सोर्सेज हैं जो नीचे जो आपकी कॉपी पे सोर्सेज लिखे हुए हैं, ये 1% वाले सोर्स लिखे हुए हैं। जैसे पहला फ्रॉम वाटर, हाँ देख सकते हैं, हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, वेरी सिंपल। कुछ मेटल्स होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो वाटर को डिकम्पोज कर देती है, खुद बनाएंगी अपना हाइड्रा ऑक्साइड। एग्जैक्ट फार्मूला नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मेटल का चार्ज नहीं मालूम है, और गैस निकलती है हाइड्रोजन। राइट, अब यहां पर कुछ बातें लिखी हैं आपकी कॉपी पर, वो देखिए। पहली बात, हाईली रिएक्टिव मेटल फर्स्ट ए और सेकेंड ए, ये कोल्ड वाटर को डिकम्पोज कर देती हैं एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं वो ठंडे पानी को डिकम्पोज कर देती हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल आपको मालूम है जिनके आईपी सबसे कम होते हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, लेकिन इसमें आपको छोड़ना पड़ेगा बेरिलियम और मैग्नीशियम को। राइट, नेक्स्ट, लेस रिएक्टिव मेटल। जब मेटल की रिएक्टिविटी कम हो गई तो हमें पानी की रिएक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, हमें पानी लेना पड़ेगा हॉट। लेस रिएक्टिव मेटल में आप जिंक ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं। जिंक ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल है भाई, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल में नहीं आएगा ना, एक्सेप्ट लिख दिया तो ये कहाँ चला गया, लेस रिएक्टिव में चला गया। आप सोच रहे हो कि सर बेरिलियम को क्यों नहीं लिया, बेटा बेरिलियम की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। आपको जान के खुशी होगी कि बेरिलियम, साइड में लिखना भी आपको, नेवर डिकम्पोजेस वाटर, बहुत ही प्यारा पॉइंट, बेरिलियम नेवर डिकम्पोजेस वाटर, बहुत ही प्यारा पॉइंट। मैग्नीशियम तब भी गर्म पानी को डिकम्पोज कर सकता है और हाइड्रोजन गैस को निकालता है, लेकिन बेरिलियम पानी को डिकम्पोज कभी नहीं करता। और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं, लीस्ट, तो रिएक्टिविटी मेटल की और कम कर दी, तो पानी की रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको अब स्टीम लेनी पड़ेगी। और लीस्ट रिएक्टिव मेटल में एक ही एग्जांपल लिखा होगा, आयरन, और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। आयरन जब स्टीम को डिकम्पोज करता है, यहाँ पे दो खास बातें हैं। एक खास बात है कि स्टीम चाहिए, और दूसरी खास बात है कि हाइड्रो ऑक्साइड में नहीं बदलता है, अपने ऑक्साइड में बदलता है आयरन। और आगे अभी आप 10 मिनट बाद पढ़ेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं लेंस प्रोसेस। तो हाईली रिएक्टिव मेटल कोल्ड वाटर, लेस रिएक्टिव मेटल हॉट वाटर, लीस्ट रिएक्टिव मेटल स्टीम। हाईली रिएक्टिव मेटल फर्स्ट ए सेकेंड ए एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। लेस रिएक्टिव मेटल में मैग्नीशियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह वगैरह वगैरह। और लीस्ट रिएक्टिव में हमने एक ही बताया आपको, आयरन। सेकेंड ए में बेरिलियम एक ऐसा मेटल है जो ना ठंडे पानी को ना गर्म पानी को डिकम्पोज ही नहीं करेगा, जबकि मैग्नीशियम भले ठंडे पानी को ना करता हो लेकिन गर्म पानी को डिकम्पोज करता है। सब लोग बदलते हैं अपने हाइड्रो ऑक्साइड में, लेकिन आयरन बदलेगा अपने ऑक्साइड में। अगला पॉइंट बच्चों है फ्रॉम एसिड। मेटल प्लेस्ड अबव टू हाइड्रोजन इन ECS डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं, सबको अच्छे से मालूम है। अगले पेज पे एग्जांपल लिखा है, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, बताने की जरूरत तो नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती हैं। NCERT का बच्चों पॉइंट है, दिस इज द लेबोरेटरी मेथड, दिस इज द लेबोरेटरी मेथड। और भी एग्जांपल लिखे, एल्यूमिनियम ने भी हाइड्रोजन को रिलीज किया। हाँ,
बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये दोनों मेटल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है। आप जानते हैं, आप लोग डाइल्यूट एसिड में कोई भी एसिड ले लो, बट नेवर HNO3, ध्यान रखें। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर की सारी मेटल एसिड से, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को निकालती हैं, लेकिन ये डाइल्यूट एसिड तुम कुछ भी ले लो, लेकिन HNO3 नहीं ले सकते। डाइल्यूट HNO3 से हाइड्रोजन निकालने वाली सिर्फ दो मेटल्स होती हैं, और वो है मैग्नीशियम और मैग्नीज, जो अपने नाइट्रेट में बदल जाएंगी और साथ में हाइड्रोजन गैस को निकालेंगी। बहुत ही प्यारा पॉइंट है, सवाल आएगा वो कौन सी दो मेटल हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ भी हाइड्रोजन गैस को निकाल सकती हैं? सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज। ओके, ध्यान लगाओ बच्चों, हाइड्रोजन HNO3 से हाइड्रोजन गैस निकालने वाली सिर्फ दो मेटल हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तीसरा बच्चों लिखा हुआ है एल्कली। हाँ, अच्छी रिएक्शन है, आल्दो आपको पहले से आती है, फिर भी फ्रॉम एल्कली मतलब बेस। देखिए, जितनी भी एम्फोटेरिक मेटल है, अली संग सभी आज जिम बॉम्बे गए। आपको शायद याद होगा, पीरियोडिक टेबल मैंने बताया था, एम्फोटेरिक मेटल जब NaOH से रिएक्शन करते हैं तो ये एलिमेंटेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एम्फोटेरिक मेटल NaOH से रिएक्शन करके एलिमेंटेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। यहां पे मैं दो बातें आपको बताना चाहूंगा। बात नंबर 1, एलिमेंटेट क्या होता है? देखिए, जो भी आपने यहां पर एम्फोटेरिक मेटल लिया है, आप उस एम्फोटेरिक मेटल का ऑक्साइड का फार्मूला लिखना और उस फार्मूले में सोडियम के ऑक्साइड को जोड़ देना। जोड़ने पर जो फार्मूला आएगा उसे हम कहेंगे एलिमेंटेट। पहला पॉइंट ये समझ लो। दूसरा पॉइंट, अगर ये रिएक्शन बैलेंस होने में समस्या उत्पन्न कर रही हो तो समझ जाना कि हमें यहां पर पानी को ऐड करना है। मैं दो बातें बताता हूं अपने स्टूडेंट को। एम्फोटेरिक मेटल जब NaOH से रिएक्शन करती हैं, एलिमेंटेट बनता है, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। अब दो बातें क्या बताएंगे। बात नंबर 1, एलिमेंटेट कैसे बनाएंगे? एम्फोटेरिक मेटल का ऑक्साइड फार्मूला लिख लेना और उसमें जोड़ देना सोडियम के ऑक्साइड को, एलिमेंटेड बन गया। बात नंबर 2, बैलेंस करने में समस्या अगर आ रही हो तो आप वाटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे अली संग सभी आज जिम बॉम्बे। जिम बॉम्बे में जिंक आ गया, हमने जिंक ले लिया, NaOH ले लिया, रिएक्शन कराया। जिंक का ऑक्साइड क्या होता है? ZnO। और सोडियम का ऑक्साइड Na2, दोनों को जोड़ दो तो Na2 ZnO2, सोडियम जिंकेट, लास्ट में 8 आएगा। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। ठीक है, बैलेंस करिए, एक जिंक, एक, दो सोडियम, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी रिएक्शन और देख लेते हैं। जैसे मान लो अली ले लिया, अली मतलब एल्यूमिनियम, ये ले लिया, चलिए कराते हैं। एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का होता है, +3 चार्ज होगा, ऑक्साइड का फार्मूला Al2O3, Na2, जोड़ो क्या बनेगा? Na2 Al2O4,
2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन ले लोगे तो NaAlO2 बचेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस, इसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। लास्ट में देखो 8 आ रहा है, एनसीईआरटी में इसको ऐसे भी लिखा गया है। ठीक है, देखिए पहले बैलेंस कर लेते हैं, फिर कुछ और बातें भी करेंगे इसके बारे में। एक बैलेंसिंग कर लेते हैं पहले। AKL AKL, एक Na एक Na, 2 ऑक्सीजन, देखना जरा मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सोडियम गड़बड़ा गया, 2 सोडियम तो आपने यहाँ पे 2 कर दिया। अब आपने सोडियम को बैलेंस किया तो ऑक्सीजन गड़बड़ा गया, आपने यहाँ पे 4 कर दिया, सोडियम गड़बड़ा गया। सुबह से लेके शाम तक यही करते रहो। O बैलेंस N गड़बड़ा गया, Na बैलेंस O गड़बड़ा गया। कहने का मतलब ये रिएक्शन किसी भी तरीके से बैलेंस नहीं की जा सकती। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं की जा सकती है तो तुरंत ऐड कर देना वाटर। जैसे ही वाटर ऐड करोगे ऑटोमेटिक रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। एक Na एक Na, एक और एक 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, ये लो भैया 3 हाइड्रोजन हो गए, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। तो एम्फोटेरिक मेटल जब NaOH से रिएक्शन करती हैं एलिमेंटेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। 2 बातें बताई, एलिमेंटेट कैसे बनता है, दोनों के ऑक्साइडों को जोड़ दीजिए एलिमेंटेट बन जाएगा। बैलेंस ना हो रही हो तो वाटर को ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, अब एक लास्ट बात और सुन लो, क्या है, एक बार सवाल आया कि एलिमेंटेट में जो एम्फोटेरिक मेटल है वो कैटायनिक पार्ट में है कि एनायनिक पार्ट में है। आप ध्यान से देखें, प्लस माइनस, अगर आप इसको तोड़ें 20 से तो आप देखिए जो एम्फोटेरिक मेटल है वो एनायनिक पार्ट में आ रहा है, प्लस AlO2 माइनस। जो एम्फोटेरिक मेटल है वो एनायनिक पार्ट में आ रहा है। तो एम्फोटेरिक मेटल इज प्रेजेंट विद एनायनिक पार्ट, और इस चीज को एनसीईआरटी के इस फार्मूले ने प्रूव भी कर दिया, साफ साफ लिख दिया उन्होंने, AlOH का होल 4 माइनस, राइट। तो जो भी ना लिखो आप लिख सकते हैं। अच्छा, इतना हो गया है। अब और क्या करना है भाई, सुनते रहना सब लोग मेरी बात। कुछ लिखना हो लिख लेना, प्लस माइनस कुछ दिखाना हो, बैलेंसिंग दिखानी हो, ये चीज़ लिखनी हो, सब लिख लेना। अब एक आखिरी बात हम बताने जा रहे हैं। हमने 3 बातें बताई। एलिमेंटेट का फार्मूला कैसे बनाते हैं, बैलेंस ना हो तो पानी जोड़ते हैं, एम्फोटेरिक मेटल एनायनिक पार्ट में होता है। 3 बातें बताएं। चौथी बात और सुन लो, जब एम्फोटेरिक मेटल NaOH से रिएक्शन करके अपना एलिमेंटेट बनाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये एम्फोटेरिक मेटल एक्चुअली में अपने हाइड्रो ऑक्साइड में बदलते हैं NaOH से रिएक्शन करके। जैसे जिंक प्लस NaOH ZnOH का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम प्लस NaOH AlOH का होल थ्राइस। ये जो हाइड्रो ऑक्साइड बनते हैं दे गेट डिसॉल्व इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंटेट इन एक्सेस ऑफ NaOH। क्लियर? These hydroxide get dissolved in excess of NaOH in the form of elementate। ओके, तो आपके मेडिकल में एक सवाल ये भी आता है, वो कौन से मेटल हाइड्रो ऑक्साइड हैं जो एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो जाते हैं? एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रो ऑक्साइड एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंटेट। सब लिखा है आपकी कॉपी में, एक सवाल भी दिया है, विच मेटल हाइड्रो ऑक्साइड डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ NaOH। आप टिक कर दीजिए एल्यूमिनियम। अली संग सभी आज जिम बॉम्बे गए।
तो एल्यूमिनियम इज ए एम्फोटेरिक मेटल, क्रोमियम भी नहीं है, आयरन भी नहीं है, कॉपर भी नहीं है, सेकंड वाले को टिक कर दो, ठीक है। अब एल्कली में इसी हेडिंग में एक पॉइंट और लिखा है, क्या लिखा है जानते हो क्या लिखा है? अगर बच्चों आप लोग एम्फोटेरिक मेटल का कोई कंपाउंड ले लो, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल मेटल ना होकर उसका कोई कंपाउंड है, उसका कोई सॉल्ट है, या इवन आप उसका हाइड्रोक्साइड ले लो, उसका ऑक्साइड, कुछ भी ले लो, एम्फोटेरिक मेटल अकेला अगर नहीं है, उसके साथ में कुछ है, और फिर तुमने रिएक्शन कराई NaOH की, तो एक बात ध्यान रखना, एलिमेंटेड तो बनेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बच्चों हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, कुछ और बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर SiO2 की रिएक्शन NaOH से करा दो, ठीक है। मान लो ऐसे आपको कोई रिएक्शन ला के दे दें, या SnO2 ले लें, आपकी कॉपी में SiO2 लिया है, ओके। तो यहां पर क्या होगा, दोनों के ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड क्या होगा Na2O, जोड़ दो Na2SiO3, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, ये नहीं निकलेगी। ओके, सोडियम सिलिकेट लिखा है, सोडियम सिलिकेट, वाटर ग्लास या सोल्युबल ग्लास भी इसको कहते हैं। और आपको अच्छे से मालूम होगा, मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको ये पढ़ाया है, SiO2 नॉट एम्फोटेरिक, ये रिएक्शन जरूर हो रही है एम्फोटेरिक के तरीके, बट SiO2 इज नॉट एम्फोटेरिक, इट इज प्योरली एसिडिक। बहुत ही प्यारा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, SiO2 एम्फोटेरिक नहीं होता है, ये रिएक्शन जरूर हो रही है एम्फोटेरिक के तरीके से, लेकिन SiO2 इज नॉट एम्फोटेरिक, इट इज प्योरली एसिडिक। ओके, तो अगर एम्फोटेरिक मेटल का कोई कंपाउंड लेते हैं आप, तो एलिमेंटेड तो बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ये रिएक्शन सर आपने क्यों लिखवाई जब ये एम्फोटेरिक नहीं है? उसका रीजन बस ये है कि मैं आपको इसका नाम बताना चाहता था, सोडियम सिलिकेट का नाम बताना चाहता था, वाटर ग्लास या सॉल्युबल ग्लास भी इसको कहते हैं। इसके बाद आपकी कॉपी पे कुछ लार्ज स्केल प्रिपरेशन लिखे हुए हैं। पहला लेन प्रोसेस, देखिए लेन प्रोसेस एक्चुअली में 2 स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, आयरन को स्टीम के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस यहां से देखिए पैदा हो गई। लार्ज स्केल का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में हमें हाइड्रोजन को बनाना है। अब फील करो बेटा कि तुमने हाइड्रोजन को बनाने के चक्कर में बहुत कीमती मेटल आयरन को बर्बाद कर दिया। लार्ज स्केल का मतलब हमेशा सिर्फ ये नहीं होता है अधिक मात्रा में बनाना, लार्ज स्केल का मतलब ये भी होता है कि कॉस्ट भी कम आनी चाहिए। अब तुम लोहे को बर्बाद करके अगर हाइड्रोजन को बनाओगे तो कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो इस Fe3O4 को वापस से हम इसका रिडक्शन करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर गैस, एंड वाटर गैस इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CO प्लस H2। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर का मतलब बराबर बराबर परसेंटेज होना चाहिए, 50-50%, उसे वाटर गैस कहते हैं। इसके अंदर से ऑक्सीजन को घसीट लेगा, वापस से Fe में बदल जाएगा, इसे कहते हैं लेंस प्रोसेस, लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। CO प्लस H2 लिख लेना आप लोग। दूसरा लार्ज स्केल प्रिपरेशन बच्चों लिखा है बॉच प्रोसेस। लेन प्रोसेस के तरीके से जो बॉच प्रोसेस होता है ये भी 2 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले प्रोसेस में क्या होता है, कोक के ऊपर हम स्टीम पास करते हैं लगभग 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस, और यहां से हमको CO और H2 का एक मिक्सचर मिलता है,
जिसे अभी भी आपने देखा था वाटर गैस या सिन गैस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, हम लोग चाहे तो यहां से CO को अलग कर सकते हैं और हाइड्रोजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हमारा मोटो क्या है, थोड़ा सा हाइड्रोजन बनाना या ज़्यादा। इसलिए इस वाटर गैस से हम CO को अलग नहीं करते हैं, बल्कि इसमें हम वाटर डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Fe2O3 एंड Cr2O3। हाई टेम्परेचर, ये CO इसका O घसीट लेता है और ये देखिए जस्ट डबल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हमें प्राप्त हुआ। अगर यहां से हम H2 को अलग करते तो एक वॉल्यूम H2 का मिलता, यहां से अगर H2 को अलग करें तो 2 वॉल्यूम मिल रहे हैं। सो दिस 2 स्टेप प्रोसेस इज कॉल्ड बॉच प्रोसेस। आप जानते हैं जैसे लेन प्रोसेस के जो 2 स्टेप थे, पहला था ऑक्सीडेशन, दूसरा था रिडक्शन। बॉच प्रोसेस के भी ये 2 स्टेप है, एक स्टेप ये है और एक स्टेप ये है। आप जानते हैं फर्स्ट स्टेप को हम लोग कहते हैं कोल गैसिफिकेशन, लिखा हुआ है कोल गैसिफिकेशन, वाटर गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, कोल गैसिफिकेशन। और सेकंड स्टेप को कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। देखिए बच्चों, CO2 एक एसिड है और एसिड को हटाने के लिए आप किसी भी बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, H2 अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा। NCERT ने लेकिन लिखा है इस CO2 को हटाने के लिए हम सोडियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम आर्सेनाइड is used to remove carbon dioxide from Bosch process. So this 2-step process, coal gasification followed by water gas shift reaction, is called Bosch process. Sodium arsenide is used to remove carbon dioxide. Next, लेन प्रोसेस और बॉच प्रोसेस के बाद तीसरा लार्ज स्केल प्रिपरेशन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए। सिंपल 20 से आप तोड़ दिया करिए। हाइड्रोजन गैस चूंकि प्लस के फॉर्म में है तो कैथोड पर मिलेगा, ऑक्सीजन माइनस के फॉर्म में है तो एनोड पर मिलेगी। ये भी लार्ज स्केल प्रिपरेशन होता है हाइड्रोजन गैस का। नेक्स्ट, चौथा भी लिखा हुआ है, एल्केन में पानी डाल दीजिए, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। यहां पे आपको ये रिएक्शन याद करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। CnH2n+2, दिस इज एल्केन। हमने स्पेशली क्या लिया, एल्केन, और इसमें हमने स्टीम पास करी है अराउंड 1270 केल्विन 1000 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा और 2n+1 हाइड्रोजन। ये आपको याद होना चाहिए, एल्केन का स्टीम से जब डिकम्पोजिशन कराया 1000 डिग्री सेल्सियस या 1270 केल्विन पर तो CO मिला और 2n+1 हाइड्रोजन। NCERT का पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए हमने यहां पे ले लिया इथेन, NH2O तो ये 2H2O आ जाएगा, ये 2CO, 2n+1, n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5। आपकी रिएक्शन बैलेंस है, आप देख सकते हैं 2 कार्बन 2 कार्बन, 6 और 4 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो अगर आप ये याद रखते हैं, ये अगर आप याद रखते हैं तो अच्छा है, ठीक है। n ही यहां आ रहा है, n ही यहां आ रहा है, तो कितने n आए 2, तो 2n+1 कर देंगे तो हाइड्रोजन बन जाएंगे, याद रखिएगा। तो लेन प्रोसेस हो गया, बॉच प्रोसेस हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो गया और डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन विद स्टीम एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ निकल हो गया, लार्ज स्केल प्रिपरेशन। और छोटे मोटे तरीके हो गए पानी से, एसिड से, एल्कली से।
हाई प्योरिटी हाइड्रोजन more than 99.5% obtained by electrolysis of aqueous barium hydroxide using nickel electrode। बहुत ही बढ़िया बात। हाई प्योरिटी हाइड्रोजन को हम प्राप्त करेंगे, याद रखना है, aqueous barium hydroxide की इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड, और यहां से हमको हाइड्रोजन मिलेगा मोर देन 99.5% प्योर। लिक्विड हाइड्रोजन ऑन फ्रैक्शनल इवेपोरेशन हमें हैवी हाइड्रोजन मिलेगा, और ये काम यूरे साहब ने किया था, जिसके लिए मैंने उनको नोबेल प्राइज भी दिया। लिक्विड हाइड्रोजन का हम लोग कराएंगे फ्रैक्शनल इवेपोरेशन, हमें हैवी हाइड्रोजन मिलेगा, और ये काम यूरे नाम के वैज्ञानिक ने किया था, जिसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन का मिक्सचर रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल होगा और लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर होगा। और ये चीज़ आपने हमसे पढ़ा होगा जब ड्रग्स वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज ए कलरलेस गैस बट बर्न विद पेल ब्लू फ्लेम। बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन को जब हम जलाते हैं बच्चों, तो ये नीली लौ के साथ जलता है, नीली लौ के साथ जलता है। हाशिए पे लिखने योग्य बात है, पेल ब्लू फ्लेम के साथ जलने वाला CO भी है और हाइड्रोजन भी है। पेल ब्लू फ्लेम के साथ जलने वाला हाइड्रोजन के साथ साथ CO भी है। आपको ये हाशिए पे लिखना है, बर्न विद पेल ब्लू फ्लेम, CO और हाइड्रोजन। अरे सुना बेटा, आपकी कॉपी भी लिखा है हाइड्रोजन इज ए कलरलेस गैस, ये लिखा हुआ है, कलर लिखा हुआ है। अब इसी के नीचे लिख लो कलरलेस गैस ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, लाइटर देन एयर, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हाइड्रोजन इज ए कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, लाइटर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, बर्न विद पेल ब्लू फ्लेम। हाइड्रोजन इज ए कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, बर्न विद पेल ब्लू फ्लेम, लाइटर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। अगली बच्चों हेडिंग आपकी कॉपी पड़ी हुई है हाइड्राइड। हमारे पास 3 प्रकार के हाइड्राइड हैं बच्चों, आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड, कोवेलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड, मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये लिख लेना सब लोग, ये लिख लेना, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। 3 प्रकार के हाइड्राइड। पहला बच्चों है आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड। पहला पॉइंट है स्टैक्योमेट्रिक होते हैं। स्टैक्योमेट्रिक और नॉन स्टैक्योमेट्रिक का मतलब मैंने आपको बताया है। अगर दशमलव में हम लोग लिख देते हैं किसी एटम्स को तो वो नॉन स्टैक्योमेट्रिक, और ये स्टैक्योमेट्रिक होते हैं आयनिक हाइड्राइड। फर्स्ट ए और सेकेंड ए के जो हाइड्राइड होते हैं उन्हें हम आयनिक या सेलाइन हाइड्राइड कहते हैं। बिल्कुल ये आयनिक ही होंगे, क्योंकि फर्स्ट ए और सेकेंड ए के सारे कंपाउंड्स आयनिक ही होते हैं। फॉर्म्ड बाय एस ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम विच आर कोवेलेंट। लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम का हाई आईपी होने के कारण इनके कुछ कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं। उनमें से एग्जाम्पल है हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड। आप हमसे फर्स्ट ग्रुप में और सेकेंड ग्रुप में पढ़ेंगे कि बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं। लिथियम हाइड्राइड कोवेलेंट है लेकिन पॉलीमेरिक नहीं होता। बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड कोवेलेंट भी होते हैं और पॉलीमेरिक भी होते हैं। तो सारे एस ब्लॉक के हाइड्राइड आयनिक है एक्सेप्ट लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। दे आर क्रिस्टलाइन
नॉन वोलेटाइल, बिल्कुल सही बात है, आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट, उसी आगे लिखिए, बट गुड इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट। ये कोई नया पॉइंट नहीं है, आप लोग को अच्छे से मालूम है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड फेज में नॉन कंडक्टिंग होते हैं क्योंकि कोई भी आयंस फ्री नहीं होते। देखिए जैसे इनको पानी में डालते हैं, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैंसिल कर देता है, आयन फ्री हो जाते हैं और ये बैड कंडक्टर से गुड कंडक्टर हो जाते हैं। इसको लिख लीजिएगा, बट गुड इन एक्वस फेज, लाइक। नेक्स्ट, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड स्टाइक्योमेट्रिक ये भी होते हैं, फॉर्म्ड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट NH3 CH4 B2S6, स्टाइक्योमेट्रिक है, कोवेलेंट है, पी ब्लॉक के द्वारा बनाए जा रहे हैं, बैड कंडक्टर एंड वोलेटाइल। ऑफ कोर्स यार, CH4 इज ए गैस, वोलेटाइल तो होंगे, अमोनिया इज ए गैस, वोलेटाइल तो होंगे ना। ओके, तो वोलेटाइल होते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड, बैड कंडक्टर होते हैं क्योंकि ना तो कोई आयन इनके अंदर है फ्री और ना कोई इलेक्ट्रॉन इनके अंदर है फ्री, तो बैड कंडक्टर होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बनाते हैं। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसने मॉलिक्यूलर हाइड्राइड को 3 शब्द इस्तेमाल करे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड और इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। मेरे भाई बहुत ही सिंपल सी बात है यार, थर्ड ग्रुप के जो हाइड्राइड होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होंगे। क्यों होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? क्योंकि इनके पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, अगर ये तीनों का साझा भी कर लेंगे तब भी इनका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कहते हैं। और बच्चों आपको जान के खुशी होगी कि थर्ड ग्रुप के हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इसीलिए डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और उससे भी ज्यादा ताज्जुब आपको होगा ये जानकर कि बेचारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे तो बेचारों ने डायमर बनाया कि मेरे इलेक्ट्रॉनों की भरपाई हो जाए, लेकिन मेरे भाई डायमर बनने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहते हैं। B2H6 डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड A ग्रुप में, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन से हो गए? थर्ड A ग्रुप के हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब है कि इनका ऑक्टेट पूरा होगा, फोर्थ A ग्रुप के हाइड्राइड, ठीक है। और माइनस से लगाना थोड़ा सही नहीं है क्योंकि ये मेटल के साथ माइनस भी हो सकता है और आगे जाके प्लस भी आ सकता है, तो मैं H लिख दे रहा हूं। और इलेक्ट्रॉन रिच में आते हैं बच्चों फिफ्थ A, सिक्स्थ A और सेवेंथ A के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है। NH3 के पास लोन पेयर है, वाटर में O के पास लोन पेयर है, HF में फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में थर्ड A है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में फोर्थ A है, इलेक्ट्रॉन रिच में फिफ्थ A, सिक्स्थ A और सेवेंथ A। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑक्टेट कंप्लीट विद नो लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, एंड ऑक्टेट कंप्लीट विद लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन रिच। तो आप लोग सोच के बताओ ये क्या होंगे? ये लुईस एसिड होंगे, ये क्या होंगे? ये लुईस बेस होंगे, और ये कुछ नहीं होंगे, ना लुईस एसिड ना लुईस बेस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इसको लिख लीजिएगा, मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड में कुछ बातें लिखिए, देख लीजिए। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, हाँ बेटा, मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड जो होते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होते हैं, समथिंग लाइक दिस। दशमलव में हाइड्रोजन का जो नंबर होता है दशमलव में होता है, तो मेटेलिक हाइड्राइड और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड आर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। जबकि यहां पर देखिए कहीं पर दशमलव में नहीं है, स्टाइक्योमेट्रिक है, ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक है। नॉट फॉलो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, आपको याद होगा मोल कॉन्सेप्ट में 5 हमने लॉ आपको बताए थे। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन गिवन बाय प्रूस्ट
नॉट फॉलो बाई मेटेलिक हाइड्राइड फॉर्म्ड बाई डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। बहुत ही अच्छी बात। मेटल्स ऑफ 7, 8 एंड 9, आपको मालूम होगा डी ब्लॉक में, आप ध्यान दो सब लोग बेटा, डी ब्लॉक में आपको मालूम होगा 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, फिर 3 ग्रुप होते हैं जो कलेक्टिवली कहलाते हैं 8th। IUPAC में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सुनना बेटा, 7th ग्रुप, 8th ग्रुप और 9th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक में, ये अपना हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। इसीलिए बच्चों इसे हम लोग कहते हैं हाइड्राइड गैप। ओके, 7th ग्रुप में जैसे मैग्नीज ही हो गया, ये मैग्नीज ले लो एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए। ये तुम्हारा आयरन है, ये कोबाल्ट है। तो मैग्नीज वाला पूरा ग्रुप, आयरन वाला पूरा ग्रुप और कोबाल्ट वाला पूरा ग्रुप, ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड नहीं बनाते। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों हाइड्राइड गैप। 6th ग्रुप में बेटा सिर्फ एक हाइड्राइड बनता है, CrH। लकी है 6th ग्रुप कि ये हाइड्राइड इसने बना दिया। अगर इस हाइड्राइड को हम पिक्चर से हटा दें तो 6th ग्रुप भी हाइड्राइड गैप में काउंट होगा, लेकिन चूंकि एक हाइड्राइड इसका बनता है इसलिए इसको हाइड्राइड गैप में नहीं लेंगे। 7th, 8th और 9th ग्रुप को हम लोग हाइड्राइड गैप में काउंट करेंगे। दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट लेस एफिशिएंटली देन देयर पेरेंट मेटल। एनसीईआरटी का पॉइंट है। मेटेलिक हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, नॉन स्टैक्योमेट्रिक हाइड्राइड, ये कंडक्टर तो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन अपने मेटल की तुलना में कम। एग्जाम्पल क्या है? टाइटेनियम और टाइटेनियम हाइड्राइड, बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट टाइटेनियम इज लिटिल मोर गुड कंडक्टर एंड टाइटेनियम हाइड्राइड इज लेस गुड कंडक्टर। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड बाय एस ब्लॉक एलिमेंट, मॉलिकुलर और कोवेलेंट हाइड्राइड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट एंड मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बाय डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। हाइड्रोजन स्टोरेज सोर्स ऑफ एनर्जी, जो ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में एड्सॉर्ब कर लेती हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन स्टोरेज के तरीके, सोर्स ऑफ एनर्जी के तरीके। तो बेटा आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, वाटर के आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो बस आपसे यही कहना चाहूँगा बेटा, थोड़ा सेफ्टी के साथ रहिए, प्रोटेक्शन के साथ रहिए। अगर आप लोग अपने घर पर जाना चाहें तो आप 1 महीने के लिए चले जाइए, कोचिंग जून तक नहीं खुलेंगे। हम लोग अपना सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं, जो भी 10% शेष बचा है उसके बाद हम लोग प्लानिंग करेंगे फॉर टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन की। ओके बच्चों, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।